है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांगजी ने जब रीजन बताया विंग के साथ बॉन्ड क्रिएट करने का, तब विंग बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो चुका था और ह्यूमिलिएटेड फील भी कर रहा था, क्योंकि क्लियरली वांगजी ने उसकी लाइफ में विंग की क्या औकात है और क्या प्लेस है ये बात समझा दी थी। एज स्लेव वांगजी अपनी ओमेगा को कंसिडर करता था। शादी को 1 मंथ गुजर चुका था। दुनिया के सामने परफेक्ट कपल थे वो, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने वांगजी ने आज तक न जाने कितनी बार विंग को डिफेंड किया था। इनफैक्ट वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि बाहर लान वांगजी जो एम्परर है उसकी एम्प्रेस वी वुशियान पर कोई भी उंगली तो क्या आग भी उठाए। पूरी दुनिया के सामने वांगजी विंग को स्ट्रांगली डिफेंड करता था और उसके सामने खड़े होने वाले हर एक पर्सन को बहुत स्ट्रांग और ब्रूटल पनिशमेंट मिलती थी। पर उस बॉन्ड और रिलेशनशिप की रियलिटी तो विंग को तब हिट होती थी जब वो नाइट में उस प्रिजन में आता था जिसे पूरी दुनिया और खुद एम्परर लान वांगजी उनका सो कॉल्ड रूम कहते थे। उस रूम में उस बेड पर लान वांगजी एक पल भी विंग पर मर्सी करेगा, ये बात तो इम्पॉसिबल है। हर रात को विंग को उसकी रियलिटी हिट कराना वांगजी की आदत बन चुकी थी और साथ ही पसंदीदा काम भी। जैसे विंग को हर्ट करना वांगजी को बहुत ज़्यादा सुकून दिलाता हो। पर एक बात अजीब थी, वांगजी विंग की केयर भी उतनी ही करता था। अगर वो विंग को हर्ट करता तो साथ ही उसके साथ जेंटल बिहेव भी करता, जैसे वो चाहे अपनी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान कितना भी ज्यादा विंग के साथ क्रूअल हो जाए, पर बाद में वो विंग की केयर भी उतनी ही करता था। विंग को क्लीन करना, इनफैक्ट पूरे रूम को भी खुद वांगजी क्लीन करता था। जो मेस उन्होंने पूरे रूम में फैलाया हुआ होता था उसे वांगजी खुद क्लीन करता था। विंग जो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था एग्जैक्टली कौन सा वांगजी रियल है, ये बात ही विंग अब तक समझ नहीं पाया था। दिन में वांगजी का बिहेव टोटल चेंज होता है, रात को उसके टोटल अपोजिट होता है, और उसके बाद जब वांगजी अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन विंग की बॉडी पर उतार लेता है, उसके बाद वांगजी का बिहेव बिल्कुल अलग होता है। किस वांगजी के फेस पर विंग को यकीन करना है, विंग यही समझ नहीं पाया था, इसीलिए वो फिलहाल शांत था। इतने दिन हो चुके थे, विंग को पूरे क्लैन में कहीं भी आने जाने की परमिशन थी, पर आज भी वो उस साइड नहीं जा सकता था जहां सारे क्लैंस के हायर रुके हुए हैं। ना ही वांगजी उसे उस मीटिंग में लेके जाता था जहां वो क्लैंस के हायर्स मौजूद हो। विंग सारे वर्क में इंटरफेयर कर सकता था, पर उन लोगों के बीच में बोलने का हक आज भी विंग को नहीं था। यही तो रीज़न था कि विंग को आज भी डर लगता था। जब भी वो जियांग चैंग या बाकी किसी से भी मिलने जाता, उसे बहुत छुपते छुपाते जाना पड़ता था। इनफैक्ट वो उन सारे लोगों से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखता, ताकि उनमें से किसी के भी फेरोमोन्स भी विंग की बॉडी पर ना आए, क्योंकि अगर गलती से भी उन फेरोमोन्स को वांगजी ने फील कर लिया तो वांगजी विंग के साथ इन लोगों का क्या हाल करेगा, इस बात का अंदाज़ा फिलहाल विंग को नहीं है। विंग खासकर जियांग चैंग और जिन यानली से मिलना ज़्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके सिबलिंग्स थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब भी वो इन दोनों से मिलने जाता ये दोनों उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते। यानली की तो आदत थी कि जब भी उसे पता चलता कि विंग उससे या जियांग चैंग से मिलने आ रहा है, वो विंग का पसंदीदा लोटस सूप बनाकर विंग को भिजवा देती, या तो खुद उसे मिलकर अपने हाथों से पिलाती। पर बेचारा विंग अपनी सिस्टर के भी क्लोज होता तो तुरंत ही अपने रूम में जाकर बहुत देर तक बाथ टब में उसे बैठना पड़ता, ताकि वो फेरोमोन्स उसकी बॉडी से हट जाए। जहाँ एक तरफ विंग को इन लोगों से मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, वहीं दूसरी तरफ विंग वांगजी के दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था, और इसमें वांगजी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। विंग वांगजी के दोस्तों के करीब जा ही इसलिए रहा था क्योंकि वो वांगजी का रियल मोटिव पता कर सके। वांगजी के दोस्त शुयांग, शाओ शिनचैन, मो शियानयू, मेंग्याओ, सोंगलैंग, म्याम्या, इन सब के करीब वांगजी
विंग को बहुत आसानी से जाने देता। इनफैक्ट शुयांग और सोंगलैंग जो दोनों अल्फास थे, विंग अगर उनके भी करीब जाता तो वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर उनके अलावा किसी भी और के करीब विंग नहीं जा पाता था। ऐसा नहीं था कि वांगजी का कंट्रोल सिर्फ विंग की ही लाइफ पर था, कोई और भी था जिन पर वांगजी पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, जैसे लैन क्लैन और उसके सेक्ट लीडर लैन सिचैन की लाइफ पर वांगजी की बहुत ज़्यादा अटेंशन थी, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ये थ्रोन और ये कैसल दोनों भी लैन क्लैन को बिलोंग करते थे और पहले यहाँ के एम्परर थे लैन कुरैन और सेक्ट लीडर थे लैन सिचैन। अभी भी ज़्यादा कुछ बदला नहीं था, बस एम्परर की पोस्ट वांगजी ने ले ली थी और सिचैन अभी भी सेक्ट लीडर थे। पर वांगजी ये किसी भी तरीके से नहीं चाहता था कि लैन क्लैन कोई बगावत करे। यही तो रीज़न था कि सिचैन के पीछे वांगजी ने मिंग्याओ को लगा के रखा था, जो सिचैन की हर एक डिसीजन में इंटरफेयर करता था और उन पर बहुत अच्छी तरीके से नज़र रखता था। अगर लैन क्लैन के बाद वांगजी को सबसे ज़्यादा खतरा किसी से था तो वो था नी क्लैन, क्योंकि नी क्लैन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स थे। यही रीज़न था कि हुसैन के पीछे वांगजी ने मो शियानयू को लगा के रखा था, जो नी सेक्ट पर और उनके डिसीजंस पर बहुत अच्छी तरीके से नज़र रखता था। शुयांग और शाओ शिनचैन वांगजी की हेल्प करते थे, जिनका साथ विंग भी देता था। वही सोंगलैंग और म्याम्या जिन क्लैन, जियांग क्लैन और वैन क्लैन पर नज़र रखते थे। वांगजी ने जैसा कि विंग से वादा किया था, यहाँ जितने भी हायर्स थे उनमें से किसी को भी अब तक वांगजी ने हार्म नहीं किया था। वही बाकी सारे क्लैंस की हेल्प भी वांगजी इक्वली कर रहा था, पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई भी क्लैन उसके अपोज ना जाए। विंग ने अब तक की जितनी भी बातों को समझा था उसमें एक बात बहुत वियर्ड थी। वांगजी के अलावा बस शुयांग और सोंगलैंग ही डार्क कल्टीवेशन परफॉर्म करते थे। शिनचैन, मो शियानयू और मेंग्याओ म्याम्या को डार्क कल्टीवेशन नहीं आता था, वो प्योर कल्टीवेशन को ही परफॉर्म करते थे। पर अगर वो भी वांगजी के साथ ही हैं तो उन्हें डार्क कल्टीवेशन क्यों नहीं आता, ये बहुत बड़ा सवाल था विंग के दिल में। पर खैर, पूछ तो वो वांगजी को सकता नहीं था, इसीलिए चुप था। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें भी बदल रही थी। अब विंग को प्रेशराइज किया जा रहा था ताकि वो वांगजी को हर्ट करके फिर से वो एम्परर का थ्रोन बाकी क्लैंस के हैंड ओवर कर पाए। जियांग चैंग, यानली, विन रोहान, विन चाओ, फेंग मियान, मैडम यू, जिन जीशुआन, जिन गुआंगशान, ये सब विंग को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर ताकि वो वांगजी को ख़त्म करने में उनकी हेल्प करे। पर ऑब्वियसली विंग ऐसा नहीं चाहता था, विंग वांगजी को हर्ट नहीं करना चाहता था। पर ये सब लोग अब विंग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे। ऑब्वियसली विंग वॉर लॉर्ड था, उसकी पावर्स एक्सट्रीम थी, ऐसा अभी भी इन लोगों को लगता था। पर इन रियलिटी विंग की पावर्स वांगजी की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। वांगजी विंग को रेयरली ही मेडिटेशन करके अपनी पावर्स को स्टेबलाइज करने देता था। विंग की कोर अभी भी स्ट्रांग थी, पर उसकी पावर्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। इनफैक्ट एक बहुत अजीब बात थी, वांगजी कभी कभी विंग को बहुत अलग तरीके से ट्रीट करता रात में बेड पे। मतलब विंग ने बहुत बार नोटिस किया था कि वांगजी विंग के अंदर अपनी नेगेटिव पावर्स को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। साथ ही वांगजी अक्सर विंग को ये याद दिलाता रहता है कि उसे अपने हस्बैंड से प्यार करना है और ये उसका टास्क है। विंग ने वादा किया है कि वो वांगजी से प्यार करेगा और उसके पावर्स पर नहीं तो एटलीस्ट विंग के दिल पर वांगजी को हक चाहिए। ये बात अक्सर वांगजी विंग को याद दिलाया करता, इनफैक्ट उसे प्रेशराइज करता। पर विंग ऑब्वियसली वो इस प्यार व्यार के चक्कर में कैसे ही पड़ सकता था। उसके दिमाग में इतनी सारी बातें चलती थी अक्सर कि वो प्यार ये टॉपिक ही साइड को छोड़ चुका था और उसे पता भी तो नहीं था प्यार कैसे होता है। अगर उसकी कोई प्रोसेस होती तो शायद विंग को वो प्रोसेस फॉलो करने में आसानी होती, पर उसे समझ में ही नहीं आता था कि प्यार होता कैसे है।
उसे खुद को तो रियलाइज़ हो कि प्यार है क्या, वो होता कैसे है, तब जाकर कहीं वो वांग जी को रियलाइज़ करवा पाएगा। पर बेचारा 18 साल का विंग, उसकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात जो विंग ने वांग जी के सामने कंट्रोल कर ली थी वो थी अपनी थॉट्स और अपना माइंड। जब भी वांग जी सामने होता, विंग ऐसी कोई हरकत नहीं करता या ऐसा कोई ख्याल अपने दिल में और दिमाग में नहीं लाता जिससे वांग जी को उस पर डाउट हो पाए। ऐसे ही उनके दिन कुछ और बीत गए और आज वांग जी को क्लैन से बाहर जाना था कुछ वर्क के रिगार्डिंग, जिसके साथ शुयांग और सोंगलैंग भी जाने वाले थे क्योंकि कुछ मेजर प्रॉब्लम हो चुकी थी जिसे सॉल्ट आउट करना इम्पोर्टेंट था और वो प्रॉब्लम वांग जी ही सेट कर सकता था, इसीलिए वो सेट से बाहर जाने वाला था। ये बात विंग को भी पता चल चुकी थी। इनफैक्ट ये बात सबको ही पता थी, पर इस बात को सबसे ज़्यादा विंग लेकर एक्साइटेड था क्योंकि वांग जी फर्स्ट टाइम सेट से करीबन 2 दिन के लिए बाहर जाने वाला था और इस दौरान वो अपने दोस्तों से मिल सकता था क्योंकि मो शियानयू और मेंग्याओ तो सिचैन और नी हुसैन के साथ बिजी रहेंगे। इनफैक्ट सिचैन और नी हुसैन खुद इन दोनों को अपने साथ उलझा कर रखेंगे। बचा सिंचैन तो बाकी सेक्ट के सारे वर्क सिंचैन पर ही विंग डालने वाला है। सिंचैन अगर बिजी हो गया तो विंग बिल्कुल अकेला होगा और उस पर ध्यान रखने के लिए कुछ गार्ड्स होंगे वांग जी के, जिन्हें विंग आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। तो जैसा सोचा था, वांग जी के निकलने के बाद विंग ने कुछ देर तक शिनचैन के साथ टाइम स्पेंड किया, कुछ वर्क कंप्लीट किए और बाद में शिनचैन से रेस्ट का बोलकर वो अपने रूम की तरफ निकल गया। पर छुपते छुपाते वो जियांग चैंग के रूम में पहुंच गया जहां यानली और वेंचिंग मौजूद थे। यानली आज फिर से विंग के लिए लोटस सूप लाई थी। विंग को खुद अपने हाथों से यानली ने उस सूप को पिलाया और उसके बाद उस रूम में जीशवान भी आ गया और वेंचाओ भी। वो सब मिलकर बातें करने लगे। विंग बहुत दिनों बाद अपने सारे दोस्तों से दिल खोलकर बातें कर रहा था, पर अभी भी उसके फेस पर वो मास्क था। आज भी वो मास्क विंग किसी के भी सामने नहीं उतारता था। वही जियांग चैंग और यानली ने उसे 1-2 बार कहा, पर विंग ने जब स्ट्रांगली रेजिस्ट कर दिया तो उन्होंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वैसे भी उन्हें विंग के फेस से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ऐसे ही वो दिन गुजर गया। विंग लगभग पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ था और उसके बाद वो रात को जाकर अपने रूम में वापस आया था। अपने रूम में वापस आने के बाद उसने खुद को फ्रेश किया और वो सो गया। फिर से नेक्स्ट डे विंग रेडी हुआ और सबसे पहले शाओ शिनचैन से मिलने गया ताकि शाओ शिनचैन को विंग पर कोई भी डाउट ना हो। शाओ शिनचैन के साथ कुछ वर्क कंप्लीट करने के बाद विंग ने शाओ शिनचैन से कुछ देर तक बातें की। बातों बातों में शाओ शिनचैन ने विंग को बताया कि वांग जी आज भी नहीं आने वाला और ये बात उसे उसके अल्फा शुयांग थ्रू पता चली क्योंकि वो सब वहाँ की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो 2-3 दिन तक और उन्हें वहीं रुकना होगा। ये सुनकर विंग ने शाओ शिनचैन के सामने बस नोट किया, पर अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि 2 रीज़न थे। एक तो वो अपने दोस्तों से मिल पा रहा था, दूसरा फिलहाल नाइट में उसे कोई भी टॉर्चर करने वाला नहीं था, जिस वजह से विंग बहुत चैन की नींद सो पा रहा था। नून में विंग शाओ शिनचैन से परमिशन लेकर फिर से अपने रूम की तरफ निकल गया। उसने फिर से अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और विंग उनके रूम में चला गया। फिर से उन लोगों में बहुत सारी प्लानिंग हुई, बातें हुई और विंग बाकियों के साथ मिलकर प्लान बना रहा था कि उन्हें वांग जी को रोकना कैसे है। विंग आज भी वांग जी को हर्ट नहीं करना चाहता था, वो बस वांग जी की हरकतों को रोकना चाहता था। उसकी जान लेना या फिर उसे कैद करके टॉर्चर करना, ऐसा कोई भी प्लान विंग का नहीं था। और विंग ने ये सब बातें सबके सामने भी क्लियर ले रखी थी कि कोई भी वांग जी को हर्ट नहीं करेगा। हाँ, विंग खुद उन सब का साथ दे रहा है वांग जी के खिलाफ खड़े होने में क्योंकि वो वॉर लॉर्ड है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर वो किसी को भी हर्ट भी नहीं करना चाहता क्योंकि अब तक तो विंग भी समझ चुका है कि वांग जी और उसके बाकी दोस्त अच्छे ही हैं क्योंकि आज तक वांग जी ने विंग के अलावा किसी को भी परेशान नहीं किया है अब तक तो विंग भी वांग जी को फालतू
परेशान नहीं करेगा, उसे टॉर्चर नहीं होने देगा और ना ही उसे मारेगा। सब इस बात पर अग्री हो गए, इसीलिए विंग उनके साथ प्लानिंग बनाने लगा। वो फिर से आज पूरा दिन उन्हीं के साथ बिता कर बहुत लेट नाइट को अपने रूम में आया था। फिर से आकर फ्रेश हुआ, बेड पर जाकर लेट गया। नेक्स्ट डे फिर से उसकी वही रूटीन, शिनचैन के साथ कुछ वर्क कंप्लीट करना और बाद में अपने दोस्तों के पास चले जाना। पर आज विंग के दोस्तों में कुछ दोस्तों की कमी थी, जैसे वेन चाओ और वेन किंग यहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि वेन चाओ अपने रट में था, इसीलिए उसे रूम से बाहर नहीं निकलना था। वही वेन चिंग, वो आज हीलर रूम में थी, क्योंकि वेन चिंग यहाँ पर हीलर का वर्क करती थी। जैसा कि वांग जी ने कहा था, यह कोई भी फ्री फोकट का नहीं खा सकता, तो वेन चिंग हीलर का वर्क करती थी, क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस भी था और वो एक अच्छी हीलर भी थी। वही यानली यहाँ पर फूड और बाकी चीज़ों में ध्यान देती थी। फिलहाल इवनिंग हो चुकी थी, मतलब फूड टाइम। ऑलरेडी यानली सबके लिए फूड प्रिपेयर करके ला चुकी थी। जीशवान, यानली, चैंग, विंग सब चैंग के रूम में थे और वही यानली फूड लाई थी और सबको सर्व कर रही थी। आज भी उसने विंग के पसंद का सूप बनाया था। उन सब ने फूड एंजॉय किया और कुछ देर तक बातें की। कुछ देर बाद जीशवान और यानली दोनों भी अपने रूम की तरफ निकल गए। वही विंग भी जियांग चैंग के रूम से बाहर निकल चुका था, क्योंकि उसे भी अब वापस जाना था, क्योंकि कल वांग जी किसी भी वक्त लौट सकता था। ये बात शाओ शिनचैन थ्रू रेडी विंग को पता चल चुकी थी, इसलिए कल से उसकी लाइफ फिर से वैसे ही बीतने वाली थी जैसे वांग जी के साथ बीतती है। दिन में वांग जी के आगे पीछे घूमना और रात को वांग जी का वो टॉर्चर सहना। ये 2 दिन कैसे जल्दी बीत गए विंग को समझ में भी नहीं आया। वो कहते हैं ना, अच्छा वक्त जल्दी बीत जाता है, वैसे ही विंग का ये भी अच्छा वक्त बीत चुका था और कल से फिर से उसे वांग जी के साथ रहना था। विंग जो सो चुका था, डीप स्लीप में सोया हुआ विंग अपने आसपास कुछ अजीब फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, पर यह बहुत इरिटेटिंग था। बहुत सारी नॉइजेस और एक स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये स्मेल जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और वो सारी नॉइजेस जो उसे इरिटेट कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो बहुत प्यारी नींद में सोया हुआ था। कौन है जो उसकी नींद हराम करने के पीछे लगा हुआ है? यही सोचकर विंग ने अपनी आइज को ओपन किया। सबसे पहले उसकी नज़र ऑब्वियसली रूम के सीलिंग पर गई। ये कुछ आज अलग क्यों लग रही है? विंग जिसने अपने हेड को तुरंत ही पकड़ लिया था, क्योंकि उसे अपने सर में बहुत शार्प दर्द फील हो रहा था। साथ ही उसके आसपास वो स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये स्मेल तो उसके अल्फा की है, पर इतनी डोमिनेटेड स्मेल, ये फेरोमोन्स विंग को सफोकेटेड कर देंगे। यही सोचकर विंग ने अपने सर को वैसे ही पकड़े साइड में देखा जहां उसका अल्फा खड़ा था। विंग जिसकी आईज आधी खुली और आधी बंद ही थी, उसने वैसे ही वांग जी की तरफ देखा और मुंह बनाया। अल्फा, अपने फेरोमोन्स को संभालो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। विंग जो उठकर बैठ चुका था, अपनी आईज को क्लोज किए विंग अभी भी अपना सर ठोक रहा था, क्योंकि उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। पर अभी भी वांग जी के वो फेरोमोन्स जो विंग को सफोकेटेड फील करा रहे थे, इसीलिए विंग ने वांग जी की तरफ देखा और लगभग शाउट करते हुए कहा, आई सेड अपने फेरोमोन्स। पर अचानक विंग बिल्कुल चुप हो गया। वो है कहाँ और इतने सारे लोग उसके सामने? विंग ने तुरंत अपनी आईज वाइडली ओपन की और वो अपनी सराउंडिंग की चीजों को देखने लगा। ओह नो, ये तो जियांग चैंग का रूम है। विंग रात को क्या यही सो गया? पर नहीं, उसे याद था वो इस रूम से निकला था। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी विंग कैसे कर सकता है? यही विंग सोच रहा था। क्लियरली वांग जी की आंखों में गुस्सा था। विंग समझ चुका था कि उसकी अच्छी खासी बैंड बजने वाली है, क्योंकि उस रूम में अकेला वांग जी नहीं था, शू यांग था, शाओ शिनचैन था और वांग जी के बाकी सारे साथी थे जिनकी नजरें नीचे थी। इवन उस रूम में वेंचिंग, जिन जीशवान, यानली और बाकी सारे लोग भी मौजूद थे जिनकी भी नजरें नीची थी। पर एक पर्सन यहाँ मिसिंग था, जियांग चैंग। विंग के जैसे ही
माइंड में जियांग चैंग का नाम आया वो तुरंत जियांग चैंग को ढूंढने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जियांग चैंग के रूम में है और वांग जी जियांग चैंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बात ऑलरेडी उसकी आंखों को देखकर ही विंग समझ चुका है और विंग को तो चैंग को प्रोटेक्ट करना होगा, उसे अपने ब्रदर को इस डेविल एम्परर के हाथ से बचाना होगा। यही सोचकर विंग तुरंत चैंग को ढूंढने लगा, पर विंग की आईज तब वाइडन हो गई जब उसने चैंग को बेड के साइड में दूसरी तरफ खड़ा देखा। और चैंग के क्लोथ्स वो कहाँ पर हैं, क्योंकि चैंग हाफ न्यूड है, उसके ऊपर के क्लोथ्स नहीं है। विंग को जैसे ही ये दिखा वो शॉक हो गया। अब वो खुद की तरफ एक नज़र डाल चुका था और वो टोटली शॉक हो चुका था, बिकॉज उसके खुद के क्लोथ्स मैसी थे। इनफैक्ट विंग ने बस लास्ट 2 लेयर्स पहनी हुई थी, उसकी बाकी की क्लोथ्स कहाँ है। विंग की नज़र साइड में फ्लोर की तरफ गई जहाँ उसके बाकी के क्लोथ्स नीचे गिरे हुए थे। विंग टोटली शॉक हो चुका था। ये सब क्या है और इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? वो यहाँ जियांग चैंग के रूम में उसके बेड पर इस कंडीशन में कर क्या रहा है? विंग को अच्छी तरीके से याद है वो रूम से निकला था, वो तो अपने रूम में जाकर सोया था, तो फिर वो यहाँ आया कैसे? और ये सब वांग जी ने देख लिया। विंग जिसका डर की वजह से पूरा फेस पेल गिर चुका था, वो पूरा स्वेटी हो चुका था और उसे अब जाकर अपनी कंडीशन रियलाइज होने के बाद वांग जी के रियल गुस्से का रीज़न समझ में आ रहा था। ऑब्वियसली वो वांग जी का ओमेगा है और किसी और अल्फा के बेड पर है और वांग जी ने उसे ऐसी कंडीशन में देखा तो वांग जी का गुस्सा होना तो लाजमी है। विंग ने तुरंत खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और वो इतना डरा हुआ था कि लिटरली वो कांप रहा था। क्या करे, उसे तो खुद कुछ पता नहीं। क्या रात में कुछ हुआ पर उसे याद क्यों नहीं है? उसका सर वो दर्द कर रहा है। वही चैंग, उसकी खुद की नजरें झुकी हुई है। रूम मैसी है। आखिर हो क्या रहा है? विंग जो यही सब सोच रहा था तभी उसे अपने शोल्डर पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप फील हुई और तुरंत ही दूसरे साइड शोल्डर पर भी विंग ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वांग जी उसके पास आ चुका था और उसने विंग को अपने क्लोथ से कवर कर लिया था। पर वो क्लोथ विंग के ऊपर डालते वक्त वांग जी की जो ग्रिप थी विंग के शोल्डर पर, उसी से वांग जी समझ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। वांग जी ने अच्छी तरीके से विंग को अपने क्लोथ से कवर किया और उसके बाद उसने विंग के एक आर्म को टाइटली पकड़ा और सीधा उसे बेड से नीचे खींच लिया। विंग जो लड़खड़ा चुका था पर वांग जी की वजह से वो खड़ा भी था, क्योंकि वांग जी ने उसके आर्म को बहुत टाइटली ग्रैब कर लिया था। वांग जी जिसने विंग को अपने साथ ही खींचना स्टार्ट किया, पर 2 ही कदम आगे बढ़ने के बाद विंग जमीन पर गिर गया, क्योंकि वांग जी ने ऑब्वियसली विंग के ऊपर से वो ब्लैंकेट नहीं हटाया था और वैसे ही उसे खींचा था तो उस ब्लैंकेट में विंग का पैर फंस गया और वो नीचे गिर गया। वांग जी ने जब ये देखा वो तुरंत ही विंग के पास आया, उसने विंग को होल्ड किया और सीधा अपने कंधे पर डाल लिया। वही विंग जो बिल्कुल चुप था, वो क्या बोले क्या रिएक्ट करे, उसे तो अपनी सिचुएशन भी समझ में नहीं आ रही। वो अपने ही भाई के साथ एक बेड पर, ये कितना डिस्गस्टिंग है। इतने मैसी कंडीशन में ये सच में कैसे हो सकता है? उसने क्या किया रात को उसे कुछ याद नहीं है। वही वांग जी उसने विंग को अपने एक शोल्डर पर डाल दिया था और उसने जाने से पहले एक नज़र शुयांग की तरफ देखा। शुयांग ने नोट किया और वांग जी विंग को लेकर वहां से सीधा अपने रूम की तरफ निकल गया। वांग जी अपने रूम की तरफ आया और उसने एक ही किक में उस रूम के डोर को बहुत जोर से ओपन किया। अंदर आने के बाद वापस वांग जी ने किक से ही डोर क्लोज किया और वो विंग को लेकर सीधा बाथरूम में निकल गया। उसने विंग को सीधा ठंडे पानी में थ्रो कर दिया और वो बाथटब के साइड में खड़ा हो गया। विंग जिसे कुछ याद नहीं था पर फिर भी उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात उसके कैरेक्टर पर आ चुकी थी और वो किसी और का ओमेगा था और किसी और अल्फा के बेड पर उसके अल्फा ने उसे देखा था।
उसके क्लोथ्स की हालत तो उसने खुद ने भी देखी थी। इनफैक्ट जियांग चैंग की हालत भी उसने खुद ने देखी थी। क्या सोच रहा होगा वांग जी और उसके बाकी सारे साथी उसके बारे में। विंग इतना डिस्गस्टिंग है कि अपने ही भाई के साथ, विंग जिसे खुद को ये सोचकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वांग जी बाथटब के साइड में जो स्पेस था वहाँ बैठ गया और वो विंग के ऊपर से एक ही झटके में अपना वो क्लोथ हटा चुका था। वांग जी ने सीधा विंग के वेस्ट बेल्ट को हटा दिया और वो उसके भी क्लोथ्स को उसकी बॉडी से अलग करने लगा। वांग जी का हर एक टच बहुत ज़्यादा हार्श था, वही विंग जो खुद बिल्कुल चुप था। वांग जी के नेल्स उसे हर्ट कर रहे थे, फिर भी विंग के पास ही बोलने के लिए कुछ था नहीं। उसे समझ में ही नहीं आ रही थी अपनी सिचुएशन, तो वो वांग जी को क्या ही बोल पाता। उसकी खुद की नज़रें झुकी हुई थी। वांग जी ने विंग को फुल्ली न्यूड किया और वो विंग को बात दिलाने लगा, वो भी बहुत रफली। वो विंग की पूरी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर रहा था, साथ ही वो विंग की पूरी बॉडी को चेक कर रहा था। विंग जिसे दर्द तो फील हो रहा था, पर उससे भी ज़्यादा उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, साथ ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो इतनी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि अपनी नज़रें वो वांग जी पर डाल भी नहीं रहा था। करीबन आधा घंटे तक वांग जी ने उसी बाथटब में विंग को डिप करके रखा। उसे अच्छी तरीके से बात दिलाने के बाद वांग जी ने सीधा विंग के हेयर्स को टाइटली ग्रैब किया और उसके हेयर्स से खींचते हुए उसे उस बाथटब से बाहर निकाला। विंग जिसे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी पर भी और अपने हेयर्स में भी, क्योंकि वांग जी ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था क्लीन करते करते। पर फिर भी विंग ने अपने मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकाली और ना ही आज उसने वांग जी को रोका, क्योंकि आज गलती उसकी थी। उसे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, पर उसने गलती की या हुई जो कुछ भी है, पर दुनिया की नज़र में आज वो गलत है। इनफैक्ट वो आज खुद की नज़र में भी गलत है और आज वांग जी को रोकने का हक विंग का नहीं है। विंग जो यही सोच रहा था, वही वांग जी उसने विंग को रूम में लाने के बाद सीधा उसे बेड पर थ्रो कर दिया। वांग जी ऑलरेडी उस रूम में साइलेंसिंग स्पेल एक्टिवेट कर चुका था। वांग जी जिसने विंग के एक शोल्डर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ किया, क्योंकि जब उसने विंग को बेड पर थ्रो किया था तो विंग अपने मुंह के बल बेड पर गिरा था। विंग जिसने अपनी आईज टाइटली बंद रखी थी और वांग जी के वो स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स जो विंग को ऑलरेडी परेशान कर रहे थे, जिस वजह से उसे सफोकेटेड फील हो रहा था। वांग जी ने विंग के चिन को एक हाथ से बहुत टाइटली ग्रैब किया और उसका गुस्सा विंग को और भी ज़्यादा डरा चुका था, क्योंकि वांग जी बिल्कुल उसके करीब था। ओपन योर आइज, कोल्ड डीप एंग्री, वो वॉइस सुनकर विंग ही शिवर कर चुका था, पर उसने अपनी आईज को ओपन किया, जहाँ एक तरफ विंग की आंखों में डर, गिल्ट और आंसू की हल्की सी परत थी, वही वांग जी उसकी आंखों में खून था, पर फेस पर एक स्मिक। लास्ट वार्निंग, अगर इस रूम से बाहर कदम रखा ना तो मैं एग्जैक्टली वही करूँगा जो मैंने कहा था। तुम्हारे ये दोनों खूबसूरत पैर मैं काट डालूंगा। बहुत शौक है ना अदर अल्फास के सामने अपने लेग्स को स्प्रेड करने की और उनके पेट तक पहुंचने की, वो भी अपने अल्फा के होते हुए। बहुत शौक है तुम्हें अपनी बॉडी दूसरों को शो कराने का। तो अब जब तक मैं इस रूम में वापस नहीं आता तब तक इसी कंडीशन में यही मेरा इंतजार करना। अगर भागने की या फिर मेरी बात को ना मानने की कोशिश की ना, लैन वीवोशियान तुम्हारे टुकड़े कर डालूंगा मैं, और साथ ही तुम्हारे उस सो कॉल्ड भाई के भी। सबसे पहले उसी के टुकड़े गिनवाऊंगा और तुमसे। तो इस बार कोई गलती मत करना, बिल्कुल ऐसे ही इस रूम में रहना। नहीं, उसके बेड पर थे तुम और ये बेड तो मेरा है, तुम्हें कहाँ पसंद आएगा। वांग जी जिसने विंग के हेयर्स को फिर से ग्रैब किया और उसे फ्लोर पर थ्रो कर दिया, जिससे विंग को ऑब्वियसली हर्ट हुआ था, पर फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी जो विंग के सामने खड़ा था, इस फ्लोर से उठे या खुद को अपने क्लोथ से या किसी भी और चीज़ से कवर करने की कोशिश की,
तो अपना अंजाम तुम आज खुद देखोगे। जब तक मैं नहीं आता, अगर तुम हिले भी ना तो याद रखना। वांग जी जो अपनी बात कंप्लीट करके उस रूम से बाहर निकल चुका था। उस रूम में ऑलरेडी साइलेंसिंग स्पेल एक्टिवेट था, तो विंग की आवाज़ बाहर नहीं जाती। साथ ही वांग जी ने अपनी पावर्स थ्रू उस रूम के डोर को भी लॉक कर दिया था ताकि विंग बाहर ना आ सके। वही विंग जो फ्लोर पर गिरा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद भी हिलने की कंडीशन में नहीं था, बॉडी में नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसने क्या किया और ये सब कुछ हुआ कैसे, उसे कुछ याद क्यों नहीं है। विंग जो उसी फ्लोर पर लेटे हुए अपनी पूरी बॉडी को कडल करके यही सब सोच रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, ना उस फ्लोर पर जो ठंड थी वो ठंड, या फिर खुद की हालत भी उसे फील नहीं हो रही थी। उसे सिर्फ दर्द हो रहा था। कितना कॉन्फिडेंस था उसे खुद पर। आज तक उसने कुछ भी गलत नहीं किया, किसी भी अल्फा की तरफ अपनी नजरें उठाकर नहीं देखी। तो ऐसा कैसे हो गया? वो अपने ही भाई के साथ कैसे फंस गया? रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था? विंग इसे याद करने की लगातार कोशिश कर रहा था, पर विंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। करीबन 1 से 1.5 घंटा बीत चुका था। विंग अभी भी वैसे ही फ्लोर पर पड़ा हुआ था, पर कुछ देर बाद उसने खुद की हालत देखी। वो फुल्ली न्यूड था। उसके अल्फा ने कहा था, तो विंग उसी फ्लोर पर उठकर बैठ गया। उसने ना बेड की तरफ जाने की कोशिश की और ना ही किसी और चीज़ की तरफ। बस वो वहाँ बैठ गया वैसे ही, और उसने अपने हेयर से अपनी कुछ बॉडी को ढकने की कोशिश की, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो फुल्ली न्यूड था। ये बहुत अजीब था। विंग जो बहुत कुछ सोच रहा था, बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा खुद से ही डिस्गस्टिंग फील कर रहा था। आज गलती उसकी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी को धोखा दिया था, वो भी उस इंसान को जो उसका अल्फा है, उसका लाइफ पार्टनर है। और विंग ने आज उसी पर्सन को धोखा दिया। दुनिया नहीं बल्कि खुद की नज़र में भी विंग आज गिर गया था। खुद का अल्फा होते हुए एक अनजान रूम में किसी दूसरे अल्फा के साथ था वो। विंग जो ये सब कुछ सोच ही रहा था, पर अचानक उसके जहन में एक बात आई, और वो बात याद आते ही विंग की रूह कांप चुकी थी। अगर किसी दिन तुमने मुझे बिट्रेड किया, अपने दिल को अगर किसी और को दिया, तो उस दिन बिना किसी आर्ग्यू के तुम चुपचाप खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दोगे। तुम्हारी बॉडी और दिल ही नहीं बल्कि अपनी पावर्स मेरे साथ शेयर करोगे और जिंदगी भर मेरे प्रिजनर बन के रहोगे। उस दिन तुम खुद पे से अपने सारे राइट्स खो दोगे और बस इस स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा के स्लेव बन के रहोगे। चलो ओमेगा, करो अपने अल्फा से वादा, अपने वर्ड्स को कंप्लीट करो ओमेगा। वेडिंग नाइट को वांग जी ने ये वादा विंग से चाहा था, और विंग ने उस वादे को एक्सेप्ट करके एक और वादा वांग जी से किया था। अगर मैं आगे की लाइफ में कभी भी तुम्हें बिट्रेट करता हो, तो उसी वक्त मैं अपनी पावर्स को जिंदगी भर तुम्हारा स्लेव बन के रहूंगा, तुम्हारा प्रिजनर। उस वक्त ये सारी दुनिया मेरे लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बस तुम रहोगे मेरे लिए। विंग ने तब ये वादा ये सोच के किया था कि वो कभी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। भले ही वांग जी उसकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड एंट्री ले चुका है, पर अब वो उसका अल्फा है और विंग को यकीन था खुद पे कि वो अपने अल्फा की अलावा किसी और की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। पर अब वो गलती हो चुकी। विंग किसी और के रूम में था, वो भी अपने अल्फा के एब्सेंस में, और इस बात का प्रूफ बहुत सारे लोग हैं। विंग को नहीं याद कि उसके और जियांग चैंग के बीच में क्या हुआ, पर विंग ने जो वादा किया है वो उसे अब कंप्लीट करना होगा। उसे अब वांग जी को अपना मास्टर मान के उसके सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट करना होगा। बस इतना ही नहीं, अगर अब वांग जी फोर्स करेगा उसे पावर शेयर के राइट्स के लिए, तो विंग को वो राइट भी अब वांग जी को देना होगा।
और उसके बाद तो विंग की लाइफ हेल होने ही वाली है, पर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का क्या होगा इस बारे में तो विंग सोच भी नहीं सकता। और वो सारी बातें अलग, विंग के खुद की लाइफ का क्या, उसने तो खुद कहा था वांगजी से कि वो जिंदगी भर वांगजी का प्रिजनर बन के रहेगा, और विंग अब अपने वर्ड्स को पीछे नहीं ले सकता। विंग को जब ये याद आया था उसकी रूह कांप चुकी थी। क्या करे वो, कैसे बचे इस वादे से, उसे तो खुद को ही कुछ नहीं पता, तो वो कैसे खुद को वांगजी के सामने डिफेंड कर पाएगा। विंग जो इन सब ख्यालों में खोया हुआ ही था, तभी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस और जिससे विंग का ध्यान रूम के डोर की तरफ जा चुका था जो ओपन हो चुका था। वांगजी जो अपने स्ट्रॉन्ग और कोल्ड ऑरा के साथ अंदर आया था, उसकी आंखों में क्लियरली गुस्सा था और उसके हाथों पर ब्लड, उसकी सॉर्ड की शील्ड पर भी ब्लड लगा हुआ था। विंग जिसकी रूह कांप चुकी थी क्योंकि 100% वांगजी जियांग चैंग को हर्ट करके आया है। इनफैक्ट वांगजी के फेस पर भी गुस्सा है और साथ ही ब्लड भी, और ये ब्लड किसका है ये विंग समझ चुका है। उसे डर लग रहा था खुद के लिए भी और जियांग चैंग के लिए भी। वांगजी ने क्या किया होगा उसके साथ, और अब उसके साथ क्या होगा। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment, and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this fanfiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.